क्योंकि बच्चों के आने से पहले आपका प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा बच्चा किस मूड से आ रहा है। ज़्यादातर तो हैप्पी होते हैं, बट कुछ उदास आते हैं, कुछ की तबीयत पहले ही ख़राब होती है, पेट में दर्द होता है, तो उसे भी हैंडल करना होता है। उसके लिए सतमूला रखता हूँ, आकर ये ले दवाई और खा जाए इसे, तो उसे लगता है दवाई दे दी। क्योंकि एक मेंटली आप प्रिपेयर जब कर देते हो बच्चों के, तो पूरा दिन वहाँ पे आराम से आपके साथ वो स्कूल में रहेगा। ऐसा कौन सा इनविजिबल पेन है जो टीचर्स हाइड करते हैं बच्चों को पढ़ाते टाइम? ऐसे कौन से डिफिकल्टीज का वो सामना करते हैं? जैसे हमारे सामने एक इंसिडेंट आया, छत गिर गई एक बच्चे के ऊपर और राजस्थान में गिर गई, 7 बच्चे की डेथ हो गई। आप उन्हीं की एक्टिविटी के थ्रू सिखा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं किसान का बेटा है, वो खेत में काम कर रहा है, तो अगर उसकी फसल हुई है बैंगन की, आलू की, अगर वो टोकरी में डाल रहा है तो 1 2 3 उसकी काउंटिंग रिवाइज होती चली जाएगी। बट भारत में ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल खोलने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स ओपन करने की जरूरत है। तो ये सब बेसिक चीजें जो जितनी ज्यादा ओपन होंगी ना, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। रिसेंटली तमिलनाडु में एक लड़की को क्लासरूम से बाहर बिठाया गया था एग्जाम होते टाइम जब उसके पीरियड्स आ गए। नमस्ते और वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं को ग्रेड के साथ एक खास पॉडकास्ट जहां हर एपिसोड में मिलते हैं इंस्पायरिंग स्टोरीज, रियल जर्नीज और ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है एक चहीते एजुकेटर, इंस्टाग्राम के फेमस सोशल वर्कर हरिओम सर, जिन्हें सब प्यार से बच्चों का दोस्त कहकर भी बुलाते हैं। सर टीचर्स के टूवर्ड्स एक हार्टफेल्ट अप्रोच और बच्चों के एजुकेशन वर्क के लिए काम करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे कई चैलेंजेस बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट और उनके वे फॉरवर्ड की तरफ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वेलकम टू द शो हरिओम सर, कैसे हैं आप? मैम थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। सर कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है कि एक मौका मिला को ग्रेड के साथ काम करने का, बिकॉज ये भी प्राइमरी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, एजुकेशन में सुधार लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है और आई एम सीरियसली वेरी हैप्पी कि इस टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर। प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपनी जर्नी बच्चों का दोस्त, इसके बारे में हम सबको बताइए। माय नेम इज़ हरिओम प्रसाद चौरसिया एंड मैं दिल्ली से हूँ। और इन शॉर्ट मैं बस यही कहूँगा कि सारी एजुकेशन जैसे सब करते हैं मैंने भी करी, बस थोड़ा इंटरेस्ट एजुकेशन की तरफ आ गया और मैं बढ़ता चला गया, बच्चों के साथ काम करने लग गया और एक साइकोलॉजी समझ आ गई कि बच्चों को भी एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है, जैसे हम सबको होती है। बस मैं उनका बच्चों का दोस्त बन गया। फिर धीरे धीरे उनके साथ काम करते करते साथ के जितने भी टीचर्स थे, मैं देख रहा हूँ वो एग्जॉस्ट होते चले जा रहे हैं, तो उनको भी सोल्यूशन देते उनके साथ हंसी मजाक करते करते फिर मैं टीचर का भी दोस्त बन गया। अरे वाह सर, बहुत अच्छी बात है। सर आपने इंस्टाग्राम को ही क्यों एज अ टूल यूज़ किया? ये एक काफ़ी इजी टूल था जो अवेलेबल है। आपका फेसबुक और यूट्यूब, तो आजकल हर कोई इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, मेट्रो में आने जाने में, ऑफिस में बैठा है या घर पे, तो बड़ा इजी है एक्सेस होना इस चीज़ का। तो मुझे ऐसे लगा कि इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे और आपका टैलेंट भी बहुत ईजिली लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंने एज आ इसे एजुकेशन टूल के लिए यूज़ किया और धीरे धीरे फिर यहाँ सबको पता लगने लगा और इससे सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स टीचर्स, टुवर्ड्स एजुकेशन सिस्टम, बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, और मैं पोस्टर डालने लगा। तो ये बेस्ट हुआ काफ़ी। हाँ सर बिल्कुल। सर आपका जो डेली रूटीन है स्कूल का, टिपिकल डे, वो कैसा दिखता है स्टार्ट से लेके एंड तक का? वही सुबह उठते ही भागो भागो होता है, रेडी हो जाओ, फटाफट स्कूल पहुंच जाओ, क्योंकि बच्चों के आने से पहले आपका प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा बच्चा किस मूड से आ रहा है। ज़्यादातर तो हैप्पी होते हैं, बट कुछ उदास आते हैं, कुछ की तबीयत पहले ही ख़राब होती है, पेट में दर्द होता है, तो उसे भी हैंडल करना होता है। तो उसके लिए सतमूला रखता हूँ, आकर ये ले दवाई और खा जाए इसे, तो उसे लगता है दवाई दे दी। क्योंकि एक मेंटली आप प्रिपेयर जब कर देते हो बच्चों के, तो पूरा दिन वहाँ पे आराम से आपके साथ वो स्कूल में रहेगा 2 और बजे सर तक। कुछ ऐसे भी तो बच्चे आते होंगे जो आते बराबर ही रोते होंगे। हाँ, आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं? बस उन्हें फिर कोई लालच दे के कि ठीक है मैं आज ना ग्राउंड में लेके जाऊंगा, रोना नहीं है, सेकंड पीरियड मेरा ही है, आज हम ग्राउंड में ही खेलेंगे या आज फुटबॉल मैच चलेगा। तो फिर बच्चे मान जाते हैं, ठीक है सर ठीक है, तो ऐसे करके उन्हें एंट्री दी जाती है कि चलो आ जाओ आ जाओ। सर आप बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ऐसे कौन से उनसे एक्टिविटीज़ कराते हैं? मेरी जो अप्रोच है वो है आउटसाइड द क्लासरूम। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता इनसाइड द क्लासरूम रखने का, बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैथ्स की मैम है,
फिर आपके साइंस की हैं, ईवीएस की मैम है, ये लगातार पढ़ाती रहती हैं, बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता है, लिखना भी है, समझना भी है, फिर आंसर भी करना है। तो मेरा जब पीरियड होता है, अगर मेरा उस क्लास में, पर्टिकुलर क्लास में अगर 2 पीरियड हैं मेरे, तो एक पीरियड में पढ़ाऊँगा, एक नेक्स्ट वाले पीरियड में उनको मैं बाहर लेके जाऊँगा। और कभी कभी होता है कि मैं प्रॉमिस कर लेता हूँ कि ठीक है कल हम बाहर ज़रूर जाएंगे और आज हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे एडजस्टमेंट करके फिर आउटपुट भी अच्छा आता है, बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं और मेरा भी काम हो जाता है। और बाहर जाके खेलना तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में नो डाउट हैप्पीनेस इतनी होती है, निकलते हो तो ये बहुत ज़रूरी है। बराबर है। एक्सीलेंट सर। सर आपका आउटसाइड स्कूल आउटलुक के बारे में क्या कहना है? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे हमारे सामने एक इंसिडेंट आया, छत गिर गई एक बच्चे के ऊपर और राजस्थान में गिर गई, 7 बच्चे की डेथ हो गई। और दूसरा करिकुलम को लेके भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आज के टाइम में क्या रिक्वायर है, सिर्फ उसी पे अगर फोकस किया जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अगर गांव के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे उन बच्चों की हॉलिस्टिक के लिए हम लैंग्वेज पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें कि इंग्लिश वो बोल पाएँ, समझ पाएँ, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनका फिजिकल बहुत स्ट्रांग होता है। और शहर की तरफ के बच्चे के देखेंगे तो वो कॉग्निटिवली बहुत ज़्यादा डेवलप है, कॉग्निटिव उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एजुकेशन में बहुत सही जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर फिर लाइफ वाली चीज़ें आनी चाहिए, इमोशंस डेवलप होने चाहिए, अपने से नीचे के लोगों का ध्यान रखना ही उनका काम है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बाहर से अगर हम देखेंगे, हमें इन पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सर आपने अभी जिस बारे में फोकस किया, रूरल इंडिया और जो अर्बन इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनका डिफरेंस, आपको कैसे लगता है कि हम इन्हें कैसे कम कर सकते हैं इस गैप को? मैम इंडिया तो एक ही है बट 2 पार्ट है उसके, बस रूरल और अर्बन। हाँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो प्राइमरी सेक्शन है गांव का, आप उन्हीं की एक्टिविटी के थ्रू सिखा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं किसान का बेटा है, वो खेत में काम कर रहा है, तो अगर उसकी फसल हुई है बैंगन की, आलू की, अगर वो टोकरी में डाल रहा है तो 1 2 3 उसकी काउंटिंग रिवाइज होती चली जाएगी। या वो कोई काम कर रहा है, रस्सा कूद रहा है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे सारे एक साथ गा रहे हैं। तो हम ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि गांव के बच्चों को आप एकदम ही ICT लैब दे दोगे, चीज़ें दे दोगे तो क्यूरियस तो बहुत ज़्यादा होगा लेकिन समझ नहीं पाएगा। और जो शहर का बच्चा होता है वो बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है, उसके घर पे जाते ही फ़ोन है, iPad है, तो वहाँ पे हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। क्लास में कैसे बिंदास एक कैसे एजुकेटेड टीचर की ज़रूरत है जो उन्हीं की चीज़ों को लेके और मजाक मजाक में, हंसी खेल में, सब में उन्हें सिखा दे। और अर्बन वाले की तरफ में ज़रूरी क्या चीज़ है कि आप इस वाले पार्ट की सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं, उनका माइंडसेट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ों पे ध्यान देगा। और ये ऑलरेडी बेसिक है, इन पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पेरेंट्स अच्छा अर्न कर रहे हैं, खाने पीने की अच्छी सुविधाएं हैं उनके पास, मेडिकल अच्छा है। तो अब आपका माइंडसेट इंडिया की ग्रोथ की तरफ लगाना है। अब जैसे मैं कोई बड़ा स्कूल है, नामी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, आप जाके वहाँ 9, 10, 11, 12 के बच्चों से डिस्कस करो कि वो छत गिर गई स्कूल की तो आपको कैसा लग रहा है ना। और जो बेसिक मुद्दे हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, एकदम ही वहाँ पे लीकेज हो जाती है या पुल टूट गया, इतने सारे लोग मर गए, तो आप क्या सोचते हो, ये सारे सेंसेस डेवलप कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एजुकेशन दोनों में हम ऐसे डिवाइड करके अब चलने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम सोचें सिर्फ एजुकेशन को लेके, तो वो प्राइमरी, वो गांव वाले जो बच्चे ना, वो नीचे रह जाते हैं, ये वाले अपग्रेड हो जाते हैं। और पढ़ने के बाद अब इन्हें जब तक हमने इन्हें सेंस ही नहीं दिया अपनी कंट्री को लेके, अपने मुद्दों को लेके, तो फिर पढ़ने के बाद वो 12th करता है, ग्रेजुएशन करता है, बाहर निकल जाता है, फिर वो यहाँ के लिए काम नहीं करता है, फिर वो अपने लिए काम करने लगता है। तो ये ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है कि उनमें एम्पैथी जनरेट करना काफ़ी ज़रूरी है। राइट, एम्पैथी, सिंपैथी, काइंडनेस, ये कहीं भी जोर ही नहीं दिया जा रहा। हाँ, सिर्फ कॉपी पेस्ट हुआ जा रहा है। तो इसको थोड़ा स्टॉप करके ना हमें इन सब चीज़ों पे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब रूरल इंडिया के टीचर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? बहुत बेसिक है, आपके पास सेल फ़ोन है, इंटरनेट अवेलेबल है, आप शहर के स्कूल, फॉरेन कंट्री के स्कूल में क्या चल रहा है, छोटी छोटी रील वायरल होती हैं, देखने को मिलता है, चाइना में छोटे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। अब उन सारी चीज़ों को नोट करो और अगले दिन जाके क्लास में कराओ, बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे इस चीज़ों को
कराने में कि सर नहीं अरे ये कराया, मैम हमें ये बता रही हैं, वीडियो दिखाओ, देखो ऐसे ऐसे करना है, ये गेम हमें ऐसे खेलना है, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड को डेवलप करती है। तो ये सब काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और आप जब टीचर हो, बाहर जा रहे हो, क्योंकि बच्चे नहीं जा पाते घूमने, आप जा रहे हो, आप शहर की तरफ आ रहे हो, तो वहाँ भी सीख के जाओ और वो चीज़ों को कैप्चर करो और दिखाओ और बताओ और उनको इन्वॉल्व कराओ। तो ये सब चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें आपको कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। जो आप अपना एक्सपीरियंस लेके आए हो वही बताओ, शेयर करो और चीज़ें करो, बेहतर है। सर आपको नहीं लगता है कि इसमें भी टीचर्स एक बिगेस्ट माइंडसेट ब्लॉक फेस करेंगे? इसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है? नहीं, डेली लाइफ को कवर करना ज़रूरी है। जैसे कि मेरे घर में है, मेरी सिस्टर की शादी है, तो अब मैं स्कूल में 5 दिन की छुट्टी लूँगा, मुझे उसका काम करना है, घर के काम करने हैं, रिलेटिव्स आए हैं, फिर वो पुराने लोग आए हुए हैं, दादा दादी नाना नानी। तो सेम ऐसे ही मैं बच्चों को, अगर बच्चा आगे एप्लीकेशन दे रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मेरी ना मासी की शादी है, तो मैं वहाँ पे ना उसको एकेडमिकली फोकस ना करा के, यार नहीं इतने 5 दिन की छुट्टी में नहीं जाने की क्या ज़रूरत है, एग्ज़ाम आ गए, ये सब कहने की बजाय मुझे कहना है कि ठीक है जाना है, बहुत सारी पिक्चर्स लेनी है, मासी के साथ मज़े करने हैं, नाना नानी से थप्पी करवानी है, उनके साथ रहना है, गले मिलना है, पैर छूना है, और उनके साथ भी खेतों में जाना, घूमना, और वो 5 दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करके आना, और मुझे फ़ोटो दिखाना, और हो सके तो एक वीडियो बना के दिखाना। तो आप उसे टेक्निकली भी इन्वर्ट कर रहे हो और बहुत सारे एस्पेक्ट आ रहे हैं, आप कुछ भी सोच सकते हो, तो बच्चा इसमें ना ग्रो करने लगता है। ऐसा कौन सा इनविजिबल पेन है जो टीचर्स हाइड करते हैं बच्चों को पढ़ाते टाइम? ऐसे कौन से डिफ़िकल्टीज़ का वो सामना करते हैं? मैम आज तो सारी डिफ़िकल्टीज़ उनके पास है, मेंटली हरास हो रहे हैं, फिज़िकली ख़त्म होते चले जा रहे हैं, सैलरी टाइम पे नहीं है। और मेरे को हर कोई कहता है बार बार सैलरी का इशू क्यों? घर तो भाई पैशन से थोड़ी चलता है, पैसे से चलता है। पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो टाइम पे टीचर्स को नहीं मिल रहा है। और फैमिली इशू है, कितनी सारी फीमेल टीचर है जिनके घर में सास बहू वाला नाटक चल रहा है, तो मेंटली वो डिस्टर्ब रहती हैं, पढ़ा रही हैं खड़े होके। अब तो उनके टेबल और कुर्सी भी हटा दी क्लासरूम से, तो खड़े रहना है, फिर बैठने का टाइम नहीं है, पानी पीने का टाइम नहीं है। स्टाफ रूम में जैसी बुक और उन्होंने बुक्स रखी, फटाक से वहाँ से आ गया कि मैम उसने उसको मार दिया, फिर मैम को भाग के जाना है, वो शॉर्ट आउट कराना है, तब तक प्रिंसिपल का कॉल आ गया कि आ जाओ मीटिंग में आओ, ये वाला काम करो, ये क्यों नहीं हुआ। तो इतनी सारी चीज़ें लेके आज एक टीचर सफ़र करता है, क्लास में लेके चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मैम जहाँ वो परेशान है, लेकिन अगर इसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर देना मैम, हर चीज़ को टाइम पे सैलरी, और 8 पीरियड में उनको 2 या 1 पीरियड बिल्कुल फ्री की, हाँ ठीक है टेक योर रेस्ट, पानी पीने का टाइम ठीक है, टेबल और कुर्सी भी लगी हुई है क्लास में, तो ये सब ज़रूरी है मैम। और मुझे लगता है कि रेशियो कम कर देना चाहिए, एक टीचर पे 15 बच्चे बहुत है, हद से ज़्यादा 20 कर लो, उसके बाद नहीं। सर कोई प्रॉब्लम होती है अगर बहुत ज़्यादा बच्चे एक टीचर संभालते हैं, क्या आप इसके ऊपर हाईलाइट करना चाहेंगे? हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है। आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आप किसी भी क्लास में एंटर कर जाओ, 40+ बच्चे हैं, तो एक टीचर कितना चिल्लाएगी कितनों पे? अगर इधर 2 को चुप कराया तो इधर से शुरू हो जाते हैं, आगे वाले को चुप कराया तब तक पीछे से शुरू हो जाते हैं, और कितने सारे ब्राइट माइंड बैठे हुए हैं और अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। लिमिटेड आपके पास टाइम है, तो कितना शॉर्ट आउट करोगे? लेकिन अगर वही रेशियो कम होगा तो मैं पर्टिकुलर ऐसे ही लेके, मैं इतने ही पार्ट में 20 स्टूडेंट्स को लेके बैठ जाऊँगा और पर्टिकुलर एक एक बच्चे की क्वेरी सॉल्व कर सकता हूँ। सर अभी जैसे आपने कहा कि ऐसे ही लेके मैं सबको बैठ जाऊंगा, अभी रिसेंट मैंने न्यूज़ देखी है सर कि केरला में रिफॉर्म आया है कि रो वाइज बच्चों को ना बिठा के सबको ऐसे बिठाया जाए, फिर टीचर सामने देख पाए सबके नोटबुक में, कोई पीछे नहीं बैठेगा, कोई नहीं, सब फ्रंट बेंचर्स। लेकिन मैं ट्रूथ बता सकता हूँ, हाँ। वहाँ से इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन आज भी ये नोएडा है, नोएडा के जितने बड़े स्कूल हैं, हाँ। या कहीं भी आसपास के स्कूल में आप जाके देखो वही पैटर्न चल रहा है। सिर्फ कहने के लिए अच्छा था, जिन्होंने किया उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया, वो चीज़ अच्छी है, वो फॉलो कर रहे होंगे, बट बाकी देखो क्लासरूम ऐसी लगी पड़ी है, डेस्क ऐसी लगे पड़े हैं, तो सब ने क्लैप कर दी, ये हो गया वो हो गया, अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हुआ प्रॉपर, किसी ने नहीं किया। आप कहीं भी घूम लो, ये सच्चाई है। मेरे खुद के स्कूल में आज भी डेस्क ऐसे ही लगे पड़े हैं। तो सर आपने तो खुद ही इसका सोल्यूशन दिया है कि अगर एक टीचर के पास 15 से 20 बच्चे रहेंगे तब ये ईजिली यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप भर लेते हो, इतने सारे अच्छे स्कूल्स हैं प्राइमरी के यूपी में बंद हो रहे हैं, बड़ा बुरा लगता है सुन के। हाँ, तो उनमें भी एक्सेस कराओ, टीचर्स की वैकेंसी ज़्यादा निकालो, ज़्यादा टीचर्स होंगे तो आप स्कूल में ऑर्गेनाइज कर दोगे बच्चों को, एक एक टीचर पे फिर 15-20 बच्चे आप रख सकते हो। मुझे नहीं पता क्या रीज़न, क्या उनका कैलकुलेशन आया जिससे ये कर दिया,
बट भारत में ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स ओपन करने की ज़रूरत है। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो जितनी ज़्यादा ओपन होंगी ना उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर कोई इस चीज़ों को बंद होने के फ़ायदे बता रहा है या कह रहा है कि ठीक है ये वो, या कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, तो ये तो गलत हो रहा है, जिससे बाद में हम सब सफ़र करेंगे। बिल्कुल सर। सर आपको लगता है रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम है या फिर क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यही आ रही है कि हमारे से जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, अधिकारी वगैरह जो बैठे हुए हैं, ये भी चाहते हैं काम करना, क्योंकि कभी कभी इनसे मैं मिलता हूँ, अपनी कंप्लेन लेके जाता हूँ, ये काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो होता है कि ऊपर से नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा ऊपर है उनका, समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, प्राइवेट स्कूल में आप ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को रखो, एक अच्छी सैलरी दो, वो भी खुशी खुशी काम करें, ताकि पढ़ाई अच्छी हो पाए, नॉलेज उनको अच्छी मिल पाए, ताकि वो भी समाज में फैल के अपना काम अच्छे से करें। लाइक जैसे कि मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, तो मैं भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था। जब मेरा खुद का बीएड ख़त्म होने वाला था तो मैंने खुद का अपना एनजीओ स्टार्ट कर दिया, तो मेरे पे 100+ बच्चे आने लगे, मैं उनके साथ काम करने लगा। तो क्या नाम है सर आपके एनजीओ का? अपना विद्यालय। ओके, और इसका प्राइम मोटो क्या है सर? हम मतलब बेसिक तो लेके चले थे कि झोपड़ी से स्कूल तक। तो हाँ, और सारे बच्चों का एडमिशन करा चुके हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते, लेकिन ये है कि उस टाइम पीरियड पे एडमिशन करा दिए गए थे। अच्छा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हाँ। कराए थे एडमिशन, लेकिन अब जब आप प्रॉपर उनके घर में ही चीज़ें नहीं है, एक्सेस नहीं है, पापा को खेत में काम करने जाना है तो बच्चे को ही लेके जाएगा, तो उसका स्कूल छूटता है, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। तो ये मान लो कि 100 में 50 रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, बट 50 अभी भी अब वही वापस चीज़ों में बिज़ी हो गए। सर आपने कहा था कि प्राइवेट स्कूल में सैलरी बढ़ाने की ज़रूरत है टीचर्स से। सर आपने कुछ न्यूज़ देखी होगी अभी कि प्राइवेट स्कूल की जो बच्चों की फ़ीस है वो दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है। सर रिसेंटली मैंने एक चीज़ पढ़ी कि नर्सरी की बच्चे की फ़ीस सर पर मंथ 20,000 21,000। हाँ सर, 21,000। सर क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये तो वही है ना, इंसानियत नहीं है। लाइक मेरा अगर स्कूल है, मेरे स्कूल में अगर स्टाफ है, हाँ मास्टर करके आया हुआ है, अच्छी ट्रेनिंग है उसके पास, माइंडसेट उसका अच्छा है, तो अगर एक बच्चे से मैं 21,000 ले रहा हूँ तो वो उसकी एज अ सैलरी दे सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये तो वो है गया बिजनेस माइंड, लोग इसमें आ गए और इन्होंने बिजनेस बना दिया, इधर से लेना है, इधर बिल्कुल चवन्नी देना है, चंदा देना है और इनका फुल एक्सप्लॉयटेशन करना है। लेकिन हाँ, मैं इसमें डिनाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल, बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स ऐसे भी हैं जो सच में फैमिली मानते हैं, सच में अपने स्टाफ का ध्यान रखते हैं। और देखे हैं मैंने, बहुत सारे लोगों से मैं मिला भी हूँ, बहुत सारे प्रिंसिपल्स का टेक्स्ट आया है कि हमारी भी आपकी जैसे सोच थी, हम भी काम कर रहे हैं, कभी हमसे मिलो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को इस पे काम करना चाहिए। वंडरफुल वंडरफुल सर। सर अभी हम लोग स्कूल और प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्कूल मैनेजमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? स्कूल मैनेजमेंट भी लेबर है बेसिकली, और देखा जाएगा वो टीचर्स पे भी रूलिंग करने लगता है। ये थोड़ा एक गैप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टीचर एक मतलब वो अपनी डिग्निटी खुद मेंटेन करके चलता है, रिस्पेक्टेबल जॉब कर रहा है, तो आपको भी एक अच्छे वे में बात करना है। आप तो कितने स्कूल में एंट्री करोगे तो रिसेप्शन पे जो बैठी है ना वही टीचर्स को बोलने लगती है, तो सोच लो कहाँ तक चीज़ें गिर गई हैं टीचर्स की। बट ये गलत है, रिसेप्शन को भी अपना देखना चाहिए कि नहीं ये सारे टीचर्स हैं आए हैं, या रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो कहेगी नहीं नहीं सर अभी नहीं मिल सकते मीटिंग में। अरे एक्सेस कराओ भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आए हैं तो। और कोई भी मैनेजमेंट उनके काम करने के लिए रेडी नहीं है, उन्हें और ज़्यादा काम देता है, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा देने लगता है, जो सारी चीज़ें गलत हैं। बैलेंस करके चलो और टीचर की डिग्निटी को मेंटेन करो आप, मैं तो यही कहूँगा। तो सर आपको क्या लगता है ये मेनली किसका काम है, प्रिंसिपल का या उससे भी बड़े अथॉरिटी का, कि सब लोग अपना अपना काम बराबर कर रहे हैं और डिग्निटी के साथ कर रहे हैं या नहीं? कुछ स्कूल तो कर रहे हैं, जेन्युइनली कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल में क्या है कि मेरे पास पैसा था, हाँ। मैंने स्कूल खोल दिया, अब मैं ही हो गया विश्व गुरु, मैं ही बन गया उस स्कूल का, और लगा पड़ा हूँ चीज़ें करने में, अपने मन मुताबिक बच्चे रख रहा हूँ। कोई 12th करके आई उसको भी टीचर रख लिया, लेकिन BEd MAd करके बच्चे भटक रहे हैं, 5,000 रुपये रख लिया, हम तो 8,000 देंगे। कुछ स्कूल का ऐसा चल रहा है कि ठीक है हम 30,000 देंगे लेकिन 15,000 वापस ले लेंगे, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को चला रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि रिक्रूटमेंट फेवरेटिज्म के हिसाब से हो रही है? फेवरेटिज्म और अपनी मर्जी चल रही है कि हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है,
फर्स्ट मंथ की सैलरी हमारे यहाँ ऐसे सिक्योरिटी मनी रखी जाती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, फ्री एंड फेयर चीज़ें होनी चाहिए, सबके सामने होनी चाहिए। टीचर ने आके 30 दिन अगर आपके स्कूल में मेहनत कर दी तो 31वें दिन आप उसके हाथ में उसकी सैलरी रख दो। और सर इसे रेगुलेट करने के लिए आप कौन से मेजर्स सजेस्ट करेंगे? ओपन माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सीबीएसई को ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे, क्योंकि जो अथॉरिटी है ये इन लोगों के पास ही है। तो इन लोगों को ना रेगुलर चेक करना चाहिए। और फिर लोग कुछ कहते हैं यही लोग मिले हुए रहते हैं, मुझे नहीं पता क्या चीज़ें, बट इन्हें चेक करके एक लॉ इनके लिए लाना चाहिए, इनके लिए हेल्पलाइन नंबर लानी चाहिए और सडन किसी भी स्कूल में जाके पूछना चाहिए कि क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो, इस स्कूल में चीज़ें सही चल रही नहीं चल रही, और एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। नहीं तो ऐसे तो चीज़ें बढ़ती चली आएंगी तो कल को कोई टीचिंग प्रोफेशन में आना ही नहीं चाहेगा। तो फिर जब टीचर नहीं होंगे तो फिर क्या कर पाओगे आप? कुछ भी नहीं कर पाओगे। भविष्य ही नहीं रहेगा अगर टीचर्स ही नहीं रहेंगे। हाँ, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सारे मास्टर्स पीएचडी कर जाएंगे। डेफिनेटली सर। सर आपको क्या लगता है इसमें पेरेंट्स का कितना रोल है, और पेरेंट्स और टीचर्स मिलके इस चीज़ को कैसे और बेहतर कर सकते हैं? बेहतर करने वाले तो बेहतर कर रहे हैं, आप मानेंगे नहीं। हम नोएडा में हैं, यहाँ के जितने पेरेंट्स हैं ना सारे एजुकेटेड हैं, तो दे नो हाउ टू हैंडल अपने बच्चों का करियर कैसे चलाना है, उसको किस स्पोर्ट्स में डालना है, फिर वो स्कूल से जैसे ही आएगा उसको ये वाला काम कराना है, इस एक्टिविटी में कराना है, फिर जैसे ये म्यूज़िक वाली ख़त्म होगी एक ट्यूशन लगा रखा है होम ट्यूशन, वो आके पढ़ा रहा है, जैसे ये वाला ख़त्म तो नीचे सोसाइटी के पार्क में भेज देंगे, फिर तुरंत बुलाया, उसके बाद अपने साथ पूजा में बिठा दिया 10 मिनट, उसके बाद तुरंत उन्हें डिनर करा दिया और उसके बाद बेड रेस्ट, चलो जाओ सो जाओ। और लेकिन वही गांव का बच्चा है, रूरल का है या किसी पुअर फैमिली का है, तो वो स्कूल से आते ही अपने घर के काम में लगता है, अपने पापा के साथ ठेली पे खड़ा हो जाएगा, काम करने लगेगा, तो उस पर टाइम ही नहीं है। तो इसमें एक टीचर जो होता है अगर वो सच्चा है, अच्छा है, वो सोसाइटी को अच्छे से पढ़ के आया तो बैलेंस करेगा, हर बच्चे की प्रोफाइल बना के रखेगा कि इसके फादर ई रिक्शा चलाते हैं या इसकी मदर ठेली लगाती है, तो बेटा अगर तू जाते ही अपनी मदर की दुकान पे बैठता है तो थोड़ा इतना टाइम अपने लिए भी यूटिलाइज़ कर, चीज़ों को सीखना है। और पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्यूशन में जो सीख क्या मुझे बताओ, क्या लाइफ में फेस कर रहे हो ये मुझे बताओ, ये सब टीचर का काम है। ऐसे बैलेंसिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो रिच है, सुपर रिच हैं, उन्हें टीचर की नहीं सुननी, उन्हें अपने कि आप सिर्फ पढ़ाओ और हाथ मत लगाना मेरे बच्चों को, ऐसा चल रहा है। सर वो लोग तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन सर हमारा जो रूरल इंडिया है, आपको क्या लगता है कि टीचर्स को स्पेशली उन पेरेंट्स के साथ बैठ के अपने बच्चों के बारे में बात करनी चाहिए, उन्हें और एजुकेशन के लिए बताना चाहिए कि इन्हें कैसे पढ़ाना है, अपने तरफ से वो थोड़े तो एफर्ट्स पुट करें ताकि बच्चा स्कूल से बाहर घर भी जाए तो पढ़ाई करें? मैम देखो, ये ना एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है बात करने के लिए। जो स्कूल, प्राइमरी स्कूल हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, तो वहाँ जो टीचर असाइन है ना वो एक इंटेलिजेंसी के बेस पे असाइन है, उन्होंने वो एंट्रेंस क्रैक कर दिया, अब वो लग गए। माइंडसेट था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन भैया तुम्हें गरीब के बच्चे पढ़ाने हैं, तुम्हारे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके साथ रहने का, उनकी चीज़ों को समझने का, कि वो प्रॉपर बटन नहीं लगा पाते, स्कूल की शर्ट है नीचे जींस पहन रखी है। तो ये सारी चीज़ें, मैं तो यही कहता हूँ जब बच्चा बीएड कर रहा है या टीचिंग कोर्स कर रहा है ना, तो उसको कम से कम 1 साल की थ्योरी और 1 साल पूरा गरीब बच्चों के साथ बिताना चाहिए, एनजीओज़ में काम करना चाहिए, किसी फाउंडेशन में काम करना चाहिए, ताकि बेसिक कुछ समझो, तब उन्हें हायर करोगे ना तो काम करेगा। यहाँ हुआ अपनी नौकरी लग गई है, अब मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, बट मैं बच्चों के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ गैप आता जा रहा है। अब टीचर कहता है मैं तो मेहनत कर रहा हूँ लेकिन बच्चों पे कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। और जब मैं अपनी बीएड कर रहा था, मैंने एनजीओ खोली, उनके साथ काम करना स्टार्ट किया, उनके पेरेंट्स से मिला, उनकी थाली में खाया, सिलबट्टे की चटनी खाई और मैगी बनाई, वो लकड़ियाँ इकट्ठा करके। तो ये सब चीज़ें करते करते समझ आ गए कि यार कि वो एक्चुअली में क्या चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है टीचर को उनके साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। आप आते ही क्लास में शुरू हो जाते हो, आप देखो तो कोई बच्चा मेंटली क्लास में बैठा है नहीं है, फिजिकली तो सारे प्रेजेंट है बट मेंटली नहीं है, कोई प्रॉब्लम में है, कल उसके घर में लड़ाई हुई है, मम्मी पापा की लड़ाई हुई है तो वो परेशान है, उसकी बहन के साथ कुछ हो गया वो परेशान है, और घर में खाने के लिए नहीं है, वो बस आ गया है तैयार होके जैसे तैसे, प्रॉपर नहा के नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें क्या रीज़न है इसके पीछे, टीचर को पहले इस पर काम करना चाहिए। आपको 1 साल मिलता है स्कूल में, आप 1-1.5 महीने स्टार्टिंग में ही पकड़ लो सारी चीज़ें, हर बच्चे की प्रोफाइल बना लो, उसके बेसिस पे काम करना स्टार्ट करो कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है। अब सुबह सुबह बच्चे गांव के कितने सारे ऐसे हैं स्कूल में, तो वो प्रेजेंट हो जाते हैं कि स्कूल में खाना मिलेगा, खाली पेट बैठे होते हैं सारे के सारे, प्रेयर में गिर जाते हैं। सोचो नहीं, ऐसे हालात है। तो हमें यहाँ देखने की ज़रूरत है, पढ़ाई बात की चीज़ होती है, पहले ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। तो टीचर को यहाँ माइंडसेट अच्छा करके आने की ज़रूरत है।
मेरा ये मानना है। तो सर आपको लगता है कि बहुत हद तक जो मेंटल हेल्थ है बच्चों की वो उनकी पढ़ाई पे अफेक्ट करता है? मेंटल प्लस फिजिकल हेल्थ। ओके सर। क्योंकि देखो पेट में चूहे कूद रहे हैं, भूख लग रही है और मैं टीचर की लगा पड़ा हूँ, नहीं हो पाएगा। मेरा ध्यान सारा पेट पे, खाना चाहिए। और जब एक अच्छा खाना मिलता है ना तो खुशी आती है, आप पढ़ेंगे। या मेरे को ही, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे चिप्स मिल गया खाने के लिए तो बढ़िया मैं काम करता चले आऊँगा। तो देख रहे हो वो सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन गरीब बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती। आप प्राइवेट बड़े स्कूल में देखो, एक बेल बजती है फ्रूट लंच के लिए, एक बेल बजती है वाटर पीने के लिए, एक बजती है इसके लिए। देख रहे हो, और गरीबों में क्या है, भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया, पढ़ा दिया, टीचर ने बता दिया, मैंने अपना काम कर दिया, ये बच्चे ही नहीं पढ़ते, ये नहीं। टीचर की भी गलती नहीं है, नहीं समझ पाते। लेकिन देखो हम बड़े हैं ना, हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं हूँ, मेरा बच्चा है, वो कितनी भी हज़ार गलती करेगा लेकिन अपना ही है ना, तो टीचर के लिए भी यही होना चाहिए। चलो कैसे भी बच्चे हैं, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है साथ देना उनका। ग्रेट सर, आपका जो अप्रोच है वो काफ़ी लवली है सर। मतलब ऐसे अगर हर टीचर का अप्रोच हो हमारे इंडिया में तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि विश्वगुरु बनने से तो कोई नहीं रोक पाएगा इंडिया को, क्योंकि ग्राउंड लेवल से ही जब स्टार्ट होगा सर, तब जाके हमारा इंडिया डेवलप कंट्री बनेगा। राइट। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो सक्सेस हो गए हैं लोग, हाँ उनको ना सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैं टीचिंग लाइन में आ गया तो मैं बस इसी की बातें करता हूँ, मैं अपलिफ्ट की बातें करता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कौन कौन से लोग इनमें काम कर रहे हैं, अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे अपनी फील्ड में ही बेस्ट देना है। अगर आप एक इंजीनियर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, पुल बना रहे हैं, तो आपको उसमें बेस्ट देना है कि कुछ ऐसी चीज़ ना हो कि कल को पुल उद्घाटन होते ही गिर जाए, है ना। तो इन सब चीज़ों पे हमें अपने प्रोफेशन में ईमानदार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेटिस्फैक्शन एक लेवल होता है हमारा, हाँ, कि जितनी गवर्नमेंट ने हमारी सैलरी डिफाइन करी है ना, ठीक है, वो अच्छा है। अब उससे पेट नहीं तुम्हारा भर रहा तो तुम करप्शन की तरह भागते हो, तुम्हें और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ती चली आती, जो आज भारत में शायद बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। तो सर आपका टीचर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा ग्राउंडेड बने रहने के लिए? सिंपल रहो, क्योंकि बच्चे आपको ना कपड़ों पे जज कर रहे हैं, ना आपकी नॉलेज पे जज कर रहे हैं, तो आप बच्चों की तरह ही रहो और बच्चों के साथ सीखो, दोबारा सीखो। ठीक है, मान के चलो कि आपको काउंटिंग नहीं आती है, आप दोबारा स्टार्ट करो, 1 2 3 मंडे संडे लिखना दोबारा से स्टार्ट करो, वही कहानियाँ दोबारा सुनाओ जो आपकी नानी दादियाँ सुनाया करती थी, लेके बैठो। क्योंकि पढ़ाई बुक ओपन करा दोगे ना तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आप घर से चैप्टर पढ़ के गए हो ये, और बिना बुक ओपन कराए पहले उसके बारे में बता दिया। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, वो एक बेसिक फ्रेम कर दिया, फिर बुक ओपन कराई, हाँ मनीष बेटे आप खड़े हो जाओ, आप पढ़ना स्टार्ट करो, वेरी गुड, स्टॉप, नेक्स्ट, हाँ राघव बेटा आप खड़े हो जाओ। ये सब कराने की ज़रूरत है जो हमारे टाइम में होता था। आज बुक रीडिंग ही नहीं कर रहे बच्चे, आज कुछ लिख ही नहीं पा रहे बच्चे, बस होमवर्क कॉपी पेस्ट हो रहा है। कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा चला के अपनी फ़ोटो खींची, ग्रुप में डाला और बता दिया कि हमने तो पढ़ाया, काम कराया। अब बच्चा घर पे कुटता है कि तेरे स्कूल से काम आया, काम कर ले, क्या खेलने जाएगा, क्या चीज़ें करेगा। तो ये चल रहा है, मेस्ड अप कर दिया सारी चीज़ें। तो आपका कहना है सर कि बच्चों को प्रेस करना भी काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो और अच्छा आउटकम दे स्टडीज़ में? हाँ, और उनके साथ लगना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके मोटिवेशन बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके साथ लंच करना, उनके साथ टाइम बिताना, उनके साथ भी खेलना। आप देखो बहुत सारे सरकारी टीचर ऐसे हैं जो बच्चों के साथ लगे हैं, खेलते हैं, अपने घर पे लंच के लिए बुलाते हैं, उनके लिए खाना बना के लेके जाते हैं। तो देख रहे हो ये सारी चीज़ें, तो ऐसे टीचर से जलना नहीं चाहिए, जेलस फील बिल्कुल मत करो, सीख लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैग में इतनी सारी चीज़ें मैं लेके रखता हूँ, अपनी कार भर के रखता हूँ। किसी का बर्थडे है 5th क्लास का है तो ज्योमेट्री बॉक्स दे दी उसके बर्थडे पे, छोटा बच्चा है तो पेंसिल दे दी। कितने साल का हो गया सर, मैं 5 इयर्स का हो गया, तो 5 पेंसिल दे दी, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो ये सारे छोटे छोटे इम्पैक्ट बच्चों पे करोगे ना, मतलब लाइक इम्प्लीमेंट करोगे तो अच्छा आएगा इम्पैक्ट। सर आपके हिसाब से टीचर्स और पेरेंट्स को आप इक्वली कैसे कोऑर्डिनेट करके बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे? बैलेंसिंग करनी है कि जैसे अगर किसी बच्चे ने कुछ चेंजेस दिख रहे हैं मुझे कि साइकोलॉजिकली अलग जा रहा है, हाँ, या फिजिकली बहुत पतला दिख रहा है, तो पेरेंट्स से घर जाके 5 मिनट बात कर ली, हेलो हाँ जी राघव की मम्मी बोल रही हैं, हाँ जी, हाँ, तो ये थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है, ये आजकल गलत संगति में है, थोड़ा सा ध्यान दो, या घर पे कुछ ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ ना, मेरे पास CTET है, मेरे पास साइकोलॉजी फिलॉसफी सब मैं पढ़ के आया हूँ, तो ये तो आप इसलिए पकड़ लोगे अगर अच्छे से पढ़े हो तो। नहीं तो आप तो, आपको भी क्या मतलब, उनको भी क्या मतलब। कितना तो होता है कि बच्चे इधर निकल रहे हैं, टीचर साइन मार के निकल जाते हैं, हाँ मैं खड़े रहते हैं लास्ट तक बच्चे का कि ठीक है भाई ये जब तक घर नहीं पहुंचेगा तब तक, उसके बाद कुछ नहीं, आधा घंटा और सही। तो ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। फिर पेरेंट्स से कनेक्टेड रहो, बिल्कुल कि 3 दिन हो गए यार ये बच्चा नहीं आया,
और आपने वो 3 इडियट कौन सी मूवी है, तारे ज़मीं पर, घर पहुंच जाओ ना, आपके पास एक्सेस है, सरकार इतना पैसा दे रही है, आप पहुंच जाओ घर, बात कर लो कि ये 3 दिन से क्यों नहीं आ रहा, अरे क्या तबीयत ख़राब हो गई, या चलो ठीक है, जैसे मेरा एक बच्चा था एडमिट था तो चला गया मैं मिलने, कोई इशू नहीं था, वो भी खुश हो गया, पेरेंट्स खुश हो गए, तो घर पे भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर टीचर्स का इमोशनली बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे रखा है। ऐसे कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप मूवीज़ सजेस्ट करेंगे टीचर्स को जो उन्हें देखने चाहिए और उनसे वो सीख सकते हैं कुछ? हाँ, कुछ मूवी है जो मतलब टीचर को देखनी चाहिए, और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अलग से टाइम निकाल के देखो, खाना खाते वक्त देख लो, या आप खाना बना रहे हो, जैसे मैंने अपना सीटेट कैसे क्वालिफाई किया था, तब मैं बैचलर था, रह रहा था फ्लैट पे, तो फिर मैं रोटी बनाता था, अपने लेक्चर सुनता रहता था, बहुत सारे ऐसे पढ़ते हैं बच्चे, खाना बना रहे हो तो देख रहे हैं, तो आप फीमेल टीचर हैं, आप पे टाइम की कमी है, तो आप अपना लगा लीजिए मूवी और देखते रहिए, जैसे मैडम गीता रानी है, साउथ की एक मूवी है, तारे ज़मीं पर हो गई, सितारे ज़मीं पर हो गई, चौक डस्टर हो गया, ऐसे तमाम इतनी सारी मूवीज़ है, ये देखते रहो, रेगुलर बेस पे देखते रहो, ताकि आपका ना माइंडसेट अच्छा होता जाए, आपको भी अंदर से आए यार मुझे भी बच्चों के लिए करना है। तो ये 3-4 मूवीज़ हैं जो हमेशा मैं देखता रहता हूँ बराबर। 3 इडियट कॉमेडी के लिए हो जाती है, बट वो भी अच्छी है। वो भी अच्छी है सर, डेफिनेटली। सर आपने रूरल इंडिया के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, सर जो स्पेसिफिकली गर्ल स्टूडेंट है वो ऐसे क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है सर? एक तो डर आता है गर्ल्स का, सबको ही आता है, मुझको भी आता है, मैं भारत में हूँ और मुझे भी आता है, आए दिन न्यूज़ देखने के लिए मिलता है। कुछ पेरेंट्स जान के नहीं भेजते क्योंकि उन्हें एक डर है सोसाइटी का, वो कहते हैं कि बच्ची हमारी घर में ही सेफ है, हम नहीं भेजेंगे, तो स्कूल ही नहीं भेजते, वो स्कूल ही नहीं भेजते। कितना समझाया पड़ा, जाके एनजीओ जब मैंने खोली थी, लोगों से बात करी थी, दे आर नॉट रेडी, नहीं हरिओम सर नहीं, ये नहीं, इसको पढ़ा लो, आकाश को ये यही रहेगी। बहुत ज़्यादा पंप किया, रिक्वेस्ट करी, एडमिशन भी कराया, फिर बैक टू होम आ गए, तो ऐसा है। और बाकी ये है कि समाज में ना उन गर्ल्स के लिए ना एक सेफ़ एनवायरनमेंट कौन दे रहा है, ये डिपेंड करता है। चारों तरफ तो राक्षस बैठे हुए हैं, आप शहर में ही देख लो, मैं ही अपनी वाइफ के साथ रोड पे निकलता हूँ या फैमिली के साथ, तो लोग अलग तरीके से देखते हैं, नज़रिया उनका चेंज हो गया है, साफ पता लग रहा है कि कैसे ये देख रहा है। तो गर्ल्स के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, बट एक पहले सेफ़ एनवायरनमेंट बनाना ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा इंडिया में सेफ़ एनवायरनमेंट नहीं है, बट सोसाइटी एज अ होल हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए सेफ़ एनवायरनमेंट बनाएं। राइट, तो इसके लिए पर्टिकुलर हर इंसान को अपने अपने लेवल पे काम करना चाहिए। तो सर स्कूल से बचपन से ही अगर हम उन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर दें, वैल्यू एजुकेशन, एथिक्स हो गया सर, तो ये कितना इम्पोर्टेंस देगा आगे चल के भी? वैल्यू एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, ये जो चीज़ें हैं ये सब ना उनमें है, हाँ। बस उसको दिखाना है, और एज अ टीचर ना हम ही उसकी चीज़ों को रोक देते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बच्चे की मासी की शादी है, हाँ। आप उसे जाने दो ना, वो वैल्यूज़ सीखेगा, वो जाएगा, दादी के पैर छुएगा, नानी मिलेंगी, हाँ, मामा मिलेंगे, कोई उसे गोदी लेके प्यार करेगा, उसे प्यार की अहमियत पता लगेगी। तो हम ही रोक देते हैं और क्लास में पढ़ाते हैं उसे बोर्ड पे, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो उनके अंदर ना ये नहीं आ पाती चीज़ें, तो हमें लगता है कि उनको आज़ादी दो उनके काम की, उनको, क्योंकि वो फैमिलीज़ के साथ रहेगा तो अपने रिचुअल्स देखेगा, मंदिर है, पूजा हो रही है, अरदास हो रही है, बैठना है, ये सब देख के ज़्यादा सीखते हैं। उस एज में ना देख के ही, ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। और मुझे लगता है स्कूल एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ही है, बाकी 9, 10, 11, 12 से थोड़ा सा लॉजिकली बच्चा सीखने लगता है, क्रिटिकल चीज़ों पे आ जाता है, बट उससे पहले तो ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है, जिसमें टीचर को टाइम देना ज़रूरी है। सर कई गर्ल्स स्कूल नहीं आती है क्योंकि उनके लिए वॉशरूम्स भी बने नहीं रहते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या अवेयरनेस और बच्चों को बताना चाहेंगे और स्कूल अथॉरिटी को तो बिल्कुल बताना चाहेंगे सर? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे हाथ में अथॉरिटी आती है गवर्नमेंट, हाँ। की कोई भी चीज़ मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरा काम पहला यही होगा, किसी भी स्कूल में अगर इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ, हाँ। तो मैं पहले जाते ही वॉशरूम देखूंगा, चाहे बॉयज़ का हो या गर्ल्स का हो, वॉशरूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कि क्लास में क्या इन्वायरमेंट है, ठीक है, आपके क्लासरूम कैसी भी है, आईसीटी लैब नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर अच्छा फ़ैन होना चाहिए और बैठने के लिए चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, और सामने वाला जो टीचर अवेलेबल कराना है वो ओपन माइंडेड कराना है। मैं ये काम पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। बिल्कुल सर। सर आपने देखा होगा रूरल इंडिया में अर्ली मैरिज हो रहा है गर्ल्स का, इससे एजुकेशन पे काफ़ी
असर पड़ रहा है लड़कियों के, और साथ में सर लड़कों के भी, क्योंकि लड़कियां कम होती जा रही है क्लास में, वो देख ही नहीं रहे, उनके प्रॉब्लम्स भी नहीं समझ पा रहे। तो इसमें क्या कमी रह जा रही है सर हमारे तरफ से, टीचर्स की तरफ से? मैम NGOs चल रही हैं, बहुत सारी NGOs इस पे काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है, अच्छा सुधार आ रहा है, लेकिन उन्हें और ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें स्कूल टीचर तो कैपेबल नहीं हो पा रहे इस चीज़ को करने के लिए। मेरा खुद का बॉयज़ का स्कूल है, मैंने ये प्रपोज़ल रखा कि सर वो वी आर द इंडियंस ये सारी ना करा के आप डेली इतने सारे बॉयज़ से कराओ कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मुझे दहेज नहीं लेना है, मुझे ये वो करके आप डेली ये कराओ, ताकि ना एक साल में बच्चे के मन में आ जाएगा दहेज नहीं लेना, एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरी इस प्रपोज़ल को ही डिनाई कर दिया। तो आप देख रहे हो, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज़ से कि स्कूल तो नहीं कर पा रहा, लेकिन NGOs को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि वो बहुत जाके उनके साथ काम कर रही है, उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे काम करती है, उनकी सेफ्टी पे काम करती है, तो उसे और ज़्यादा करना चाहिए, मैं ये कहूँगा। सर मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस को लेके मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि रिसेंटली तमिलनाडु में एक लड़की को क्लासरूम से बाहर बिठाया गया था एग्ज़ाम होते टाइम जब उसके पीरियड्स आ गए थे। राइट सर क्या कहना चाहेंगे आप, वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स? तो बस ये देखते ही जो आपके मन में आएगी यार क्या चल रहा है इंडिया में, वही सबके मन में आए, क्योंकि एजुकेटेड लोगों को ठीक है वो टाइम नहीं दे सकते। अब हम यहाँ नोएडा में रहते हैं, दिल्ली NCR में रह रहे हैं, तो वहाँ जाके चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस टीचर की जो मेंटालिटी जिसने बाहर रखा उसे तो घर बिठा दो अब, क्योंकि अब वो इस लायक ही नहीं रहा, क्योंकि आपने जिस बच्चे का एग्जाम चल रहा है उसको लेके सीधा बाहर बिठा दिया, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नेचुरल साइकिल है। तो वो जैसे ही अलग बैठा सब बच्चों से, तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया कि मुझे क्यों अलग बिठाया, मेरी क्या गलती है, तो वो पेपर में क्या लिखेगा। कुछ स्पेशल अगर आप ट्रीटमेंट देते, या कोई टीचर बगल में बैठा होता उसके, या कुछ सपोर्ट देते, कुछ चीज़ें अगर ऐसे, या उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी बिठाते, कुछ पहली बात तो अलग ही नहीं करना चाहिए। जब अलग किया तो स्पेशल थोड़ा सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, ताकि वो खुश रहे, ठीक है मैम मैं यहाँ कर लूँगी बैठ के। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। Maybe she was not comfortable on her seat, तो उसे एक पिलो लगा के दे देते, ताकि बैक पेन ना हो। राइट, या कुछ चॉकलेट दे देते, बेटे आप काम करो, या गर्म पानी पिला देते। राइट, तो वही चीज़ है, पहली बात तो अलग नहीं करना चाहिए, करना था आपने किया भी तो उसको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। तभी तो मैं टीचर्स पे भी गुस्सा हो जाता हूँ कभी कभी कि क्या सोच है, बस एक एग्ज़ाम क्रैक करके टीचर बन रहे हो। यहाँ पे ना भावना देखनी चाहिए गवर्नमेंट को, ना सिर्फ एक इंटरव्यू और एक उस पर जज नहीं करना चाहिए, उनका पास्ट भी देखना चाहिए कि बच्चों को लेके इसका क्या थॉट है, समाज को लेके क्या थॉट है ना। सबको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए भाई, लेकिन काम कौन करेगा। सर टीचर्स का तो ठीक है, उन्हें तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरीके से वैसे ही टीचर्स लेने चाहिए जो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। लेकिन सर इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि टीचर्स बच्चों को कैसे अवेयर करें इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, या मेंस्ट्रुएशन को लेके ही कैसे अवेयर करें सर? ये टॉपिक डिस्कशन में आना चाहिए। और मतलब बड़ी क्लास की जो गर्ल्स होती हैं, या मान लो 2 सिस्टर है, कोई 4th में है या 5th में है, और उसकी बड़ी बहन है 11th या 12th में, तो उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो उसको ज़्यादा उसके साथ डिस्कस करना चाहिए इस चीज़ को लेके। क्योंकि टीचर आगे सिर्फ एक PPT पढ़ के चले जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में एक्सपीरियंस वो अपने घर पे ही करेगी, या रास्ते में करेगी, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ। तो आपस में ही चीज़ों को इतना पम्प कराना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 11th 12th 9th 10th इन सब बच्चों को ज़्यादा ट्रेन करो, ताकि ये अपने में ही, अपने बस में आ रहे हैं तो साथ के बच्चों को सिखा रहे हैं, इनके बारे में बता रहे हैं, या सोसाइटी में खेल रहे हैं, वो कोई नहीं ऐसा है, ये नेचुरल है, हमारे साथ भी हुआ था, कोई नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है इसको। और ऐसे इसको ये चीज़ें यूज़ करते हैं, है ना। पेरेंट्स को अवेयर करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स तो खैर हैंडल कर ही लेते हैं, लेकिन ऐसे अगर आप साथ के पीयर लर्निंग वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दोगे ना, आप में जाके अगर उस पर लेक्चर देंगे तो लोगों के समझ नहीं आएगा, सिर्फ टाइम पास होगा। लेकिन उन्हीं बच्चों में कर दोगे ना तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। स्पेशली सर जब बॉयज़ एंड गर्ल्स को साथ में बिठाकर इस बारे में अवेयर किया जाएगा, तब ये एज अ टाबू करके भी नहीं देखा जाएगा सर सोसाइटी में। ये भी है, लेकिन ये बड़ा अच्छा आपने बोला। हाँ सर। लेकिन टीचर ही नहीं करता ना डिस्कस क्लास में। एग्जैक्टली, और यही तो सर टीचर्स को करना पड़ेगा, ताकि लोग और अवेयर हो और इस चीज़ को एज अ टाबू ना देखा जाए। राइट, टीचर का मेंटली ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली सर, जब वो मेंटली ओपन रहेंगे तब जाके उनके बच्चे भी मेंटली ओपन होंगे। राइट। सर ऐसी कोई एजुकेशनल पॉलिसी जिसमें आप रिफॉर्म लाना चाहेंगे, वो कौन सी होगी? रिफॉर्म तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ ऐड ऑन कर सकते हैं टाइमली जो ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी मुझे लगता है 8 घंटे के स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पर्सनली लगता है,
क्योंकि सुबह सुबह उठाना, ज़बरदस्ती नहलाना, मन से टूटा हुआ है, नहा रहा है, तैयार कर दिया, बिठा दिया स्कूल की बस में, जाओ भाई। तो सर आपको क्या लगता है कितने घंटे की स्कूल होनी चाहिए? स्कूल 4 घंटे, 4 से 5 घंटे, जिसमें आप मतलब स्कूल का टाइमिंग ही होना चाहिए 9 o'clock से स्टार्ट। तो 9 से स्टार्ट करो, 35 से 40 मिनट का एक पीरियड। स्टार्टिंग करो मेन सब्जेक्ट से, मैथ से। आप मैथ्स हो गई, आपकी इंग्लिश हो गई, आपकी हिंदी हो गई, और आपकी साइंस हो गई, सोशल साइंस हो गई, 5। तो 35 मिनट्स के अकॉर्डिंग लेके चलो। और लंच के जस्ट बाद स्पोर्ट्स पीरियड होना चाहिए। सबका नहीं कर सकते, लेकिन किसी का पहले, किसी का बाद में, लेकिन होना ज़रूरी है डेली। आप 1 घंटा उसे कंप्यूटर लैब में लेके जाके बिठा के लाओगे ना, वेस्ट है। लेकिन 1 घंटा से बाहर खेलने के लिए दोगे ना, अरे क्या डेवलप हो गया, पसीने बहा, सर हमने हरा दिया, सर हमारी टीम थी, सर ऐसे करेगा। तो एक एक्साइटमेंट, एक अच्छे से हार्मोन्स का डेवलप होना, माइंडसेट डेवलप होना, कोऑर्डिनेशन। सर मैंने ना और राघु ने मिलकर चीज़ें करती थी, तो ये सब ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। सर उनमें ब्रदरहुड की भावना, लीडरशिप क्वालिटीज़ और के आती है जब स्पोर्ट्स में भी हम ध्यान देते हैं। राइट। और सीबीएसई की तरफ से भी बहुत अच्छी चीज़ आई थी, साप्ताहिक शिक्षा साप्ताहिक करके सेलिब्रेट हुआ था लास्ट ईयर जुलाई में। इस साल हुआ ही नहीं, तो उसको भी इम्प्लीमेंट रखो अगर वो चीज़ अच्छी है। उसमें ना सारे गांव वाले गेम थे जो पुराने ज़माने के थे, फिट्टू गरम, कंचे, ये सब इस साल कराया नहीं, जुलाई में होना था। तो सर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से एज अ प्रिंसिपल या एज टीचर्स उनका भी तो काम मतलब होता है ना सर कि वो खुद से इनिशिएटिव ले और ये थोड़े से बेवकूफ़ी की तरफ चले जाते हैं। इन्हें लगता है कि सब्जेक्ट ज़रूरी है और करिकुलम जो आया है उसको पूरा कराओ, सिलेबस पूरा कराओ, ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है, 15 चैप्टर है, 10 भी करा दोगे बहुत है। सर क्या सजेस्टिव मेजर्स देना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जैसे एक तो पहली चीज़ की क्लास में इतनी वैरायटी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सबको एक जैसा फीड करा के और सबको एक जैसा एग्जाम लेके इंटेलिजेंसी चेक करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हर बच्चा अपने में अलग है, मैं भी बोलता हूँ, आमिर खान भी बोलता है, सब बोलते हैं, लेकिन जब रियलिटी पे बात आती है तो नहीं, वही सबकी रिपोर्ट कार्ड बननी है वो। लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सच बता दूं, मेरा मेज़रमेंट करने का तरीका ही बहुत अलग है। आपका भी होना चाहिए एज अ टीचर की, ठीक है ये अच्छी सिंगिंग करता है ना, तो उसको प्लेटफॉर्म देना है। जितने भी फेस्टिवल एक्टिविटी होगी इसको प्लेटफॉर्म ज़रूर देना है। ये ड्रामा अच्छा करता है, ये अच्छा एंकर है, ये अच्छा राइटर है, तो उसकी एक छोटी सी बुक ही बनवा दी, प्रिंसिपल के सामने लेके गए, अप्रिशिएट करा दिया। एज अ प्रिंसिपल मैं ही जाके पंप कर रहा हूँ, मैं ही जाके एक क्लास ले रहा हूँ, दिन की एक क्लास तो पढ़ा रहा हूँ, ताकि क्लासरूम के रियल चैलेंजेस मुझे पता हो। मैं किसी और स्कूल में जाके देख के आ रहा हूँ वहाँ कैसे चल रहा है, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज उल्टा हो रखा है, ग्रुप बना रखा है सारे प्रिंसिपल्स ने, एक टीचर छोड़ के गया तो उसका डाल दे कि इसे मत लेना, तो ऐसा उल्टा चल रहा है यहाँ। और सर एक लास्ट मैसेज आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप टीचर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? एक ही सजेशन है, ईमानदार रहो अपने प्रोफेशन में। 8 घंटे आप देते हो, बहुत अच्छे से देते हो, लेकिन क्रिएटिविटी के थ्रू रखो अपने आप को। आप जो आसपास की चीज़ें देख रहे हो, आप रील्स में देख रहे हो, चाइना के बच्चों की रील देख रहे हो या बाहर फॉरेन कंट्री की, क्या क्या उनमें चेंजेस आ रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को कराना स्टार्ट करो। ऊपर वाली अथॉरिटी की सुनो, एक कान से सुनो, एक से निकाल दो। अगर बेनिफिट है उस चीज़ का तो फिर उसे अप्लाई करो, नहीं तो इग्नोर करो और हाँ जी हाँ करते रहो। क्योंकि जब आप अपनी क्लास में जाते हो ना, तो आप अपनी क्लास में अब ये समझना कि डोर क्लोज हो गए हैं, ये बच्चे हैं, मैं टीचर हूँ, मैं ही प्रिंसिपल हूँ, मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही NEP 2020 हूँ। अब मुझे अपने हिसाब से पढ़ाना है, क्योंकि करंट में मैं देख रही हूँ ना 1 साल से बच्चों को कि बच्चों में क्या क्या है, क्या ज़रूरत है। आप बिंदास होकर पढ़ाओ, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी फालतू चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आसपास के टीचर्स, आपके जो कुछ घटिया टीचर्स भी होते हैं, वो परेशान करेंगे, टोंट मारेंगे, उन पे ध्यान मत दो। अपना जेन्युइन होके पढ़ाओ और मज़े करो इस प्रोफेशन में, क्योंकि सीरियसली लाइफ में अगर आप टीचर बने हो तो बहुत मतलब यू आर अ लकी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। वाओ, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी आर डिलाइटफुल टू हैव यू ऑन दिस शो। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों ये था हमारा काफ़ी इम्पैक्टफुल डिस्कशन हरिओम सर के साथ, जो कि बच्चों के, टीचर्स के और अब हमारे भी दोस्त हैं। ऐसे ही इंस्पायरिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहिए कोग्रैड के साथ। मैं हूँ साइली, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट और नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।